नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब की दुनिया में उतर रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल की 1984। जी। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और हम उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब जो इतनी पुरानी है आज भी इतनी असरदार क्यों है। बिल्कुल। ये एक ऐसी किताब है जो समय के साथ पुराने नहीं होती लगती। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और ये समीक्षा क्यों कहती है कि ये आज के लिए एक जरूरी चेतावनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओशेनिया की दुनिया में चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले माहौल की बात करते हैं। ये किताब 1949 में आई थी और एक डिस्टोपियन दुनिया दिखाती है, मतलब एक बुरा भविष्य। जी। एक बहुत ही कंट्रोल वाली दमनकारी दुनिया। कहानी है ओशियानिया नाम के एक बड़े से देश की, काल्पनिक है, और वहां राज है पार्टी का और उसके मुखिया बिग ब्रदर का, जो शायद है भी या नहीं पता नहीं। हाँ, वो एक रहस्यमयी चेहरा है बस। हाँ, लेकिन कंट्रोल पूरा है सरकार का, सिर्फ राजनीति पर नहीं, लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर। हर पहलू पर। हाँ। मतलब क्या सोचें क्या बोले इस पर हाँ भी। बिल्कुल, क्या महसूस करें इस पर भी सब कुछ पार्टी तय करती है। और कहानी का जो हीरो है विंस्टन स्मिथ, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ यानी सत्य मंत्रालय में काम करता है। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सत्य मंत्रालय। हाँ, पर उसका काम क्या है? यही तो ऑरवेल का कमाल है। विंस्टन का काम है सच को मिटाना, इतिहास को बदलना। कैसे? पुराने रिकॉर्ड्स, अखबार, फोटो, सब कुछ पार्टी के हिसाब से बदलते रहना, ताकि पार्टी हमेशा सही लगे, हमेशा बिग ब्रदर हमेशा सही हो। अरे बाप रे, मतलब सत्य मंत्रालय का काम ही झूठ बनाना। बिल्कुल। सच वो है जो पार्टी कहे। ये उस दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सच है, और यहीं से तानाशाही और नियंत्रण वाला थीम सामने आता है। हाँ, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये नारा तो बहुत मशहूर है। जी। और ये सिर्फ नारा नहीं था, ये वहां की असलियत थी। हर जगह टेलीस्क्रीन लगे थे। टेलीस्क्रीन? हाँ, टीवी जैसे? टीवी जैसे। पर वो आपको देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे। हर वक्त, घर में, दफ्तर में, सड़क पर, आपकी हर हरकत, हर फुसफुसाहट पर नजर। बाप रे, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं, जरा भी नहीं। जरा भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ बाहरी निगरानी की नहीं थी। असल खेल तो दिमाग का था। दिमाग का? बाहरी निगरानी काफी नहीं थी क्या? नहीं। पार्टी का असली निशाना था लोगों की सोच, उसे कंट्रोल करना। ओशियानिया में सबसे बड़ा गुनाह था थॉट क्राइम। थॉट क्राइम यानी सोचने का जुर्म। हाँ। अगर आपने पार्टी के खिलाफ कुछ सोच भी लिया, चाहे किसी को बताया नहीं, तब भी आप मुजरिम हैं। और इसके लिए थॉट पुलिस थी। थॉट पुलिस? ये कोई मजाक है? नहीं, मजाक नहीं, ये असल में थी। वो किसी भी तरह की अलग सोच को पकड़ लेती थी और फिर सजा देती थी। ये दिमागी कंट्रोल का सबसे खतरनाक रूप था। उफ। और विंस्टन, वो इसी माहौल में जी रहा था। उसे ये सब पसंद नहीं था। जाहिर है, वो इस झूठ से, इस दिखावे से नफरत करता था। जी। वो अंदर ही अंदर पार्टी के खिलाफ था, सच जानना चाहता था कि पहले क्या था, दुनिया कैसी थी। और उसने एक डायरी लिखनी शुरू की, चोरी छुपे। हाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट क्राइम था। मौत की सजा मिल सकती थी इसके लिए। फिर उसकी जिंदगी में जूलिया आती है। हाँ, जूलिया। वो भी ऊपर से तो पार्टी के नियम मानती थी, पर अंदर से वो भी बागी थी। और उन दोनों में एक रिश्ता बनता है, छुपकर। जी, एक गुप्त रिश्ता। वो उनके लिए जैसे आजादी का एक छोटा सा कोना था, अपना विद्रोह जताने का तरीका। लेकिन ऐसी जगह पे ये सब कब तक छुप सकता था? बिल्कुल, ज्यादा देर नहीं, वो पकड़े जाते हैं। और उनका पकड़ा जाना हमें कहानी के एक और अहम मुद्दे पर ले आता है। कौन सा मुद्दा? सत्य बनाम झूठ, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अच्छा हाँ, पार्टी सच को बदलती थी। सिर्फ बदलती नहीं थी, वो सच पर अपना एकाधिकार चाहती थी। पार्टी का एक और नारा था, जो अतीत को कंट्रोल करता है वो भविष्य को कंट्रोल करता है, और जो वर्तमान को कंट्रोल करता है वो अतीत को कंट्रोल करता है। मतलब सच का कोई मतलब ही नहीं रहा, जो पार्टी कहे वही सच। हाँ, सच कोई बाहर की चीज नहीं, सच वो है जो पार्टी तय करे। आज कुछ, कल कुछ और। इसी से जुड़ी वो बात है ना, 2 और 2 5। बिल्कुल। कहानी में एक वक्त आता है जब विंस्टन को टॉर्चर करके ये मनवाने की कोशिश होती है, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि मानने के लिए, दिल से, कि हाँ, अगर पार्टी कहती है तो 2 और 2 5 ही होते हैं। ये तो तर्क की ही हत्या है। सही कहा। यह दिखाता है कि पार्टी कितनी शक्तिशाली है। वो बुनियादी सच को भी नकार सकती है। ऑरवेल ने कहा था, आजादी ये कहने की आजादी है कि 2 और 2 4 होते हैं। सही बात है, अगर ये भी नहीं कह सकते तो फिर आजादी क्या बची? कुछ नहीं। जब आप लोगों से उनकी सच परखने की क्षमता ही छीन लें, तो आप उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सोचकर ही डर लगता है।
और कंट्रोल का एक और तरीका था, भाषा पर कंट्रोल, न्यूज स्पीक। ये क्या था? न्यूज स्पीक, ये पार्टी एक नई जबान बना रही थी। नई जबान? क्यों? कहने को तो भाषा को आसान बनाने के लिए, लेकिन असली मकसद वो बहुत खतरनाक था। न्यूज स्पीक का लक्ष्य था शब्दों को कम करना, खासकर उन शब्दों को जिनसे विद्रोह, आजादी या आलोचना जैसे ख्याल जुड़े हों। शब्दों को कम करना, लेकिन उससे क्या होता? आइडिया ये था कि अगर किसी चीज को कहने के लिए शब्द ही नहीं होंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे कैसे? अच्छा, मतलब अगर आजादी शब्द ही खत्म कर दिया जाए तो कोई आजादी के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये भाषा की ताकत का नेगेटिव इस्तेमाल था। अगर सोचने के लिए शब्द ही ना हो तो विचार कैसे आएंगे? वो थॉट क्राइम को ही नामुमकिन बनाना चाहते थे। ये तो मतलब हर तरफ से जकड़ने की कोशिश, निगरानी, फिर सच पर कब्जा, और अब भाषा से सोच पर ताला। जी, और इस सब का नतीजा क्या था? डर। हाँ, ओशेनिया का समाज डर पर ही टिका था। लोग हर वक्त थॉट पुलिस के डर में जीते थे। पकड़े जाने का डर, गायब कर दिए जाने का डर, और सबसे ज्यादा डर था कमरा 101 का। कमरा 101? ये क्या है? कमरा 101 वो जगह थी जहां पार्टी, वो क्या कहते हैं, लोगों को तोड़ने के लिए उनके सबसे गहरे डर का इस्तेमाल करती थी। सबसे गहरे डर का मतलब हर इंसान को कोई ना कोई सबसे बड़ा डर होता है। चूहे, मकड़ी, अंधेरा, कुछ भी। कमरा 101 में आपको उसी चीज का सामना करना पड़ता था। ओह, ये तो भयानक है। ये सिर्फ जिस्मानी टॉर्चर नहीं था, ये दिमागी और जज्बाती तौर पर इंसान को खत्म कर देना था। उसकी हिम्मत, उसकी वफादारी, उसका प्यार, सब कुछ तोड़ देना। और विंस्टन और जूलिया के साथ भी यही हुआ। हाँ, कमरा 101 में जाने के बाद वे सिर्फ पार्टी के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्होंने एक दूसरे से भी नफरत करना सीख लिया। वो अंदर से पूरी तरह बदल गए, खोखले हो गए। तो प्यार भी नहीं बच पाया? नहीं, डर ने सब खत्म कर दिया। डर इतना ताकतवर हथियार था कि वो इंसानी रिश्तों को, इंसान की आत्मा तक को तबाह कर सकता था। समाज में आपसी भरोसा खत्म हो गया था। बच्चे माँ बाप की जासूसी करते थे, पड़ोसी एक दूसरे पर शक करते थे। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। तो क्या कोई उम्मीद ही नहीं थी? विंस्टन और जूलिया का विद्रोह क्या बेकार गया? कहानी के हिसाब से देखें तो हाँ, उनका विद्रोह कुचल दिया गया। आखिर में विंस्टन बिग ब्रदर से प्यार करने लगता है। सच में? वो बिग ब्रदर से प्यार करने लगता है? हाँ, ही लव्ड बिग ब्रदर। ये किताब की आखिरी लाइन है। ये दिखाता है कि उस सिस्टम के सामने अकेला इंसान कितना बेबस था। लेकिन फिर ऑरवेल ने ये लिखा क्यों? सिर्फ निराशा दिखाने के लिए? शायद नहीं। शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर सत्ता इतनी बेलगाम हो जाए तो वो इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। और ये एक चेतावनी थी कि ऐसा होने मत देना। विंस्टन की जो शुरुआती कोशिश थी, डायरी लिखना, सच जानना, वो इंसान की आज़ादी की इच्छा का प्रतीक है, भले ही अंत दुखद हो। अब समझ में आ रहा है कि समीक्षा इसे आज के लिए चेतावनी क्यों मानती है। जी। वो सवाल उठाती है कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, कैमरे हैं, डेटा इकट्ठा हो रहा है, कहीं हम भी तो उस बिग ब्रदर वाली दुनिया की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? ये सवाल आज बहुत बहुत जरूरी है। ऑरवेल ने जब लिखा था तब स्टालिन और हिटलर जैसे तानाशाह थे। हाँ। लेकिन उनकी चिंता सिर्फ किसी एक नेता या पार्टी की नहीं थी। उनकी चिंता थी सत्ता के एक जगह जमा होने की और इंसान की आज़ादी छिन जाने की, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और आज की टेक्नोलॉजी ने निगरानी और जानकारी को कंट्रोल करने के ऐसे तरीके दे दिए हैं जो शायद ऑरवेल ने सोचे भी नहीं होंगे। जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम, वो तय कर सकते हैं कि हम क्या देखें, क्या सोचें। हमारा सारा ऑनलाइन डेटा इकट्ठा हो रहा है, उससे हमारे बारे में क्या क्या पता लगाया जा सकता है। चेहरे पहचानने वाले कैमरे तो आम हो गए। सही बात है। तो क्या आज का बिग ब्रदर कोई एक आदमी नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी है, या जो इसे कंट्रोल करते हैं वो है? ये बहस का मुद्दा है। शायद आज बिग ब्रदर ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा छिपा हुआ है, कोई एक चेहरा नहीं है, पर कंट्रोल का खतरा तो है। ये किताब हमें उसी खतरे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर इस किताब से और इस समीक्षा से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है निचोड़? समीक्षा कहती है कि ये किताब हमें आज़ादी और सच्चाई की कीमत बताती है। आज़ादी और सच्चाई? हाँ, सोचने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी और सच बोलने की आज़ादी, ये कितनी ज़रूरी है और कितनी आसानी से छिन सकती हैं। ऑरवेल ने दिखाया कि जब सच रिलेटिव बन जाता है, जब सत्ता तय करने लगती है कि सच क्या है तो क्या होता है।
और अपनी मर्जी से सोचने की आजादी, क्या हम उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? लगता तो है। किताब का गहरा संदेश यही है कि ये क्षमता, अपनी मर्जी से सोचना, महसूस करना, सच जानना, यही हमें इंसान बनाती है। अगर हम इसे खो देते हैं या किसी और के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो सरकार हो, कंपनी हो या बस भीड़ की सोच हो, तो हम अपनी इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। समीक्षा कहती है कि ये किताब एक आईना है। अगर सोच की आज़ादी गई तो शायद इंसान कहलाने का हक भी चला जाए। इसीलिए समीक्षा ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं और कहा है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये आपको बेचैन करती है, आपको अपने आसपास देखने पर मजबूर करती है, और शायद यही अच्छी किताबों का काम है। वो हमें आराम से बैठने नहीं देती। सही कहा। तो जॉर्ज ऑरवेल की 1984, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज पर नजर है, सच को तोड़ा मरोड़ा जाता है और भाषा भी एक हथियार है सोच को कैद करने का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। जी, एक चेतावनी जो आज भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। हमने देखा कि कैसे बिग ब्रदर का राज डर और निगरानी पर चलता है, कैसे सत्य मंत्रालय झूठ बनाता है और कैसे न्यूज़ स्पीक विचारों को ही खत्म करने की कोशिश है। विंसेंट की कहानी दिखाती है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल था और अंत में वो हार गया। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। हाँ, बिल्कुल। आज के इस डिजिटल जमाने में जहां इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब सही और गलत खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं, वहां असली सच को पहचानना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल, और ये एक बड़ा चैलेंज है। क्या आज बिना किसी एक तानाशाह बिग ब्रदर के भी हमारी सोच पर, हमारी पसंद नापसंद पर, हमारी आज़ादी पर कई तरीकों से बहुत धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद हाँ में हो सकता है। तकनीक, मीडिया, बाजार, कई ताकतें हैं जो हमारी सोच को दिशा दे सकती हैं। हमें पता भी नहीं चलता। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है, पहले से कहीं ज्यादा।